नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसरो एसडीसी का जो पेपर हुआ आज 14 फरवरी 2024 को, उसके पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। जितने भी मेमोरी वर्सेस क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स बात करेंगे। साथ ही कितनी कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के भी बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जितने मेमोरी वर्सेस क्वेश्चन थे मैंने सारे कलेक्ट किए हैं। लगभग इसमें जो है 34 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें जो ट्रेड रहेगा एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का रहेगा। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट हैं तो वीडियो के एंड तक आपको जरूर देखना है। और साथ ही डिस्कस भी करेंगे कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है, क्योंकि आपको पता होगा पेपर का जो लेवल है इसमें काफ़ी जो है हार्ड लेवल का था। ठीक है, तो सबसे पहले जो कुछ 4 से 5 क्वेश्चन जो आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला जो आया था यहाँ पर देख सकते हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। तो आपको पता होगा 4/3 a² होगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि आपका चाल दिया है 36 किलोमीटर पर आवर और दूरी दिया है 500 किलोमीटर, तो समय कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 50 सेकेंड हो जाएगा। आप अगर आपका कितना आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चाल दिया है 36 किलोमीटर पर आवर और दूरी दिया है 50 किलोमीटर। ठीक है, तो उसका समय कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक काइनेटिक एनर्जी का जो है 2 मास दिया हुआ था। एक का दिया तो 1 ग्राम और दूसरा का दिया है 2 ग्राम। ठीक है, तो उसका रेशियो पूछा था। ठीक है, तो आपका अगर 1:1 सॉरी उसमें जो है 4 दिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, 2 नहीं होगा 4 होगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका रेशियो पूछा था कितना होगा, तो वो 4:1 होगा। ठीक है, आपका अगर सही आंसर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अनुसार से कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, इस तरह का सर्किट दिया था। सर्किट बेसिस पर इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था और ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरह के सर्किट दिया था जिसमें रेजिस्टेंस 1 किलो ओम था और यहाँ पर वोल्टेज तो पता जो है आपका वोल्टेज दिया था। तो उसमें जो है पूछा था कि पावर कितना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका वोल्टेज हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज आपका 5 वोल्ट हो जाएगा और इसका लोड रेजिस्टेंस पूछा 4 किलो ओम था। ठीक है, 4 ओम था। तो इसका जो है पावर कितना होगा ये आपको ज्ञात करना था। तो आपको पता होगा पावर यहाँ पर इसका जो इस फॉर्मूला होता है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करोगे तो 6.25 मिलीवाट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि फुल लोड में आपका 25 वोल्ट दिया है और नो लोड आपको ज्ञात करना था जिसका वोल्टेज रेगुलेशन 1% था। तो आपको पता होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला होता है यहाँ पर देख सकते हो, नो लोड फुल वोल्टेज, उसके बाद जो है माइनस होगा फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद बटा में हो जाएगा फुल लोड वोल्टेज इंटू 100%। तो जबकि वोल्टेज रेगुलेशन का 1% दिया, तो इस तरह से आप इसका जो है फार्मूला बैठा के आप उनको जो है निकाल सकते हो कि कितना इसका जो है वोल्टेज होगा नो लोड का। ठीक है, हालांकि फुल लोड का उन्होंने वोल्टेज नो लोड का वोल्टेज निकालना था, फुल लोड का वोल्टेज उन्होंने दे रखा था 25 वोल्ट। तो इस फार्मूला के द्वारा आप इसका जो है निकाल सकते हो कि नो लोड पर कितनी वोल्टेज होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि वोल्टेज सेंसिटिविटी आपका जो है 10 मिली वोल्ट दिया था। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया था कितना 20 ओम। ठीक है, मतलब कोई एक डायोड है जिसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम दिया था, तो उसकी करंट सेंसिटिविटी निकालना था। ठीक है, तो आपको सेंसिटिविटी जो है आपको फॉर्मूला याद होगा, सेंसिटिविटी बराबर होता है 1/V/Rm। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो Rm/V हो जाएगा। और Rm यानी कि रेजिस्टेंस का जो है मीटर रेजिस्टेंस का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस दिया था 20 ओम और आपका जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना दिया था 10 मिली वोल्ट। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 2000 ओम पर वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद मीटर करंट निकालेंगे तो 1/सेंसिटिविटी तो होता है। ठीक है, तो 1/सेंसिटिविटी बराबर कितना हो जाएगा 1/2000 वोल्ट। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो है लास्ट में जो आंसर आ जाएगा 500 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, आप इसको अच्छा से कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था रेजिस्टेंस जो है माप सकते हैं।
तो रेजिस्टेंस नहीं माप सकते इस तरह से। तो उसमें 4-5 ऑप्शन दिया था। पहला दिया था एम्पियर और वोल्ट मीटर। देखिए एम्पियर और वोल्ट मीटर से तो कभी भी रेजिस्टेंस नहीं माप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्स और भी दिया था, मैक्स दिया था, LCR दिया था। तो इस मीटर से जो हम दोस्तों रेजिस्टेंस माप सकते हैं, बट रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर से एम्पियर माप सकते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज माप सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसमें नहीं माप सकता। राइट आंसर आपका क्या होगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया था दोस्तों, जो इनपुट में दिया था 15 वोल्ट और एक रजिस्टर बना हुआ था, ठीक है। ये इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। और बीच में एक जो है डायोड दिया था, जीनर डायोड, ठीक है। और एक लोड रजिस्टर दिया था, उसका जो है पावर निकालने के लिए आपको बोला था कि कितना पावर इसमें होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, आप यहाँ पर 9 नंबर में दे सकते हो, सिलिकॉन का नी वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा सिलिकॉन का जो नी वोल्टेज होता है वो 0.7 होता है, और जर्मेनियम का जो होता है वो 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर दे सकते हो 10 नंबर में, एक फुल वेव रेक्टिफायर में यदि AC सप्लाई 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितना होगा। तो AC अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो उनका AC सप्लाई जो इनपुट में होता है वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो AC इनपुट 50 हर्ट्ज होता है, बट आउटपुट में कितना इसका होगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा, 2 गुना होता है, क्योंकि आपको पता होगा F आउटपुट बराबर इनपुट का 2 गुना होता है। तो अगर कोई भी फुल वेव रेक्टिफायर है और उसका इनपुट फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, एक फुल वेव रेक्टिफायर का समतुल्य DC आउटपुट वोल्टेज एक हाफ वेव रेक्टिफायर के समतुल्य DC निर्गत वोल्टेज का कितना होता है। तो डबल होता है, ठीक है। मतलब कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसका 50 हर्ट्ज है, तो उसी तरह से फुल वेव में उसका कितना होगा, 2 गुना होगा कि 4 गुना होगा। तो 2 गुना होगा, क्योंकि 100 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी 2 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद जो है 12 नंबर में दे सकते हो, IC 7912 का जो है पूछा था कि ये किस तरह का वोल्टेज रेगुलेटर ऐसी है। तो आपको पता होगा 79 जो होता है वो नेगेटिव वोल्टेज के लिए होता है, और 78 जो होता है वो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, IC 7912 जो है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर IC है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि एमिटर करंट जो है 100.5 है, और जो है कलेक्टर करंट दिया था 100 मिली ओम, ठीक है, मिली एम्पियर, सॉरी ये दोनों मिली एम्पियर में 100.5 मिली एम्पियर है एमिटर करंट, और कलेक्टर करंट कितना दिया है, 100 मिली एम्पियर। तो बीटा बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना था आपको। तो आपको पता होगा कि बीटा बराबर जो होता है, यहाँ पर दे सकते हो, बीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा IE बराबर डेल्टा IB, ठीक है। ये बीटा बराबर होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो कलेक्टर करंट दिया है और एमिटर करंट दिया है, बेस करंट आपको नहीं दिया, तो बेस करंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बेस करंट निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि, सॉरी यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि एमिटर करंट बराबर कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट होता है। तो इस तरह से आप कलेक्टर करंट में एमिटर करंट में माइनस करके कलेक्टर करंट को एमिटर करंट जो है बेस करंट निकाल सकते हैं, यानी कि एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट, तो बेस करंट आपको निकल जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे, उसके बाद जो है बीटा का वैल्यू रख के आपको इस तरह से निकालेंगे तो कितना होगा, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 201 होगा, बट वहाँ 201 ऑप्शन नहीं था, 201 ऑप्शन नहीं, तो वहाँ पर 200 ऑप्शन था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मॉसफेट से रिलेटेड पूछा था, तो मॉसफेट आपको पता होगा वोल्टेज कंट्रोल जो है डिवाइस है। उसके बाद एक श्रेणी C टाइप एम्पलीफायर था, ठीक है। एक सीरीज C टाइप जो है एम्पलीफायर है जिसका आउटपुट धारा प्रवाहित होता है, तो उसका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दे सकते हो, लेस देन ऑन हाफ द इंटायर इनपुट साइकिल, यानी कि संपूर्ण निविष्ट चक्र की तुलना में आधे से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास C प्रकार की जो एम्पलीफायर होता है उसका आउटपुट धारा क्या होता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो लेस देन ऑन हाफ द इंटायर इनपुट साइकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, ऑडियो एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो ऑडियो एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 20 से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेटर जो है, ऑसिलेटर जिसमें क्रिस्टल प्रयोग होता है उसकी आवृत्ति क्या होता है, स्टेबल होती है। मतलब ऑसिलेटर
किस ऑसिलेटर का जो है फ्रीक्वेंसी स्टेबल होती, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर का। उसके बाद यहाँ पर दे सकते हो फीडबैक का यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, आपको अगर पता होगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा था प्रयोगशाला में किस ऑसिलेटर का यूज़ किया जाता है, तो प्रयोगशाला में अधिकतर जो क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज़ किया जाता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। क्रिस्टल ऑसिलेटर की मुख्य विशेषता क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आवृत्ति का स्थिर होना, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इसका स्टेबल होता है, ठीक है। और ये 12 मेगा हर्ट्ज तक इसका जो फ्रीक्वेंसी जो है वर्क करता है। जैसा आपको अगर पता होगा कि जो आईसी होता है माइक्रो कंट्रोलर 8051 जो है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर 12 मेगा हर्ट्ज पर ही जो है ऑपरेट होता है। तो ये अभी आपको याद रखना है, जो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर अगर आप कोई भी सर्किट में देखेंगे जिसमें 8051 लगा होगा, उसमें आपको 12 हर्ट्ज का जो है 12 मेगा हर्ट्ज का जो है एक ऑसिलेटर क्रिस्टल ऑसिलेटर ज़रूर लगा होगा, ताकि वो जो है माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट कर सके, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए 12 मेगा हर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर चाहिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इसका भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8051 डेसिमल संख्या था, उसको बीसीडी बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो इसका अगर किसी को आंसर पता होगा तो मुझे बता सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था AF3 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, AF3 दिया है, ठीक है। तो इसको जो है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था। हेक्साडेसिमल का बेस कितना था, 16। तो इसको 16 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो एक कर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर एक निकालेंगे तो कितना होगा, 10 0 1, ठीक है, 10 1 0। और F का निकालेंगे तो 4 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है 3 का निकालेंगे तो 0 0 1 1। तो इसको 2 फिर से ऐड कर देंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर पूछा था। मल्टीप्लेक्सर क्या है, वो आपका डाटा सेलेक्टर है और वो लॉजिक सर्किट है जो कि 2 का पावर n आउटपुट में से किसी एक आउटपुट को सेट करके आउटपुट पर भेजता है। इनपुट में से किसी एक इनपुट को सेट करके आउटपुट में भेजता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से एक जो है थ्योरम पूछा था, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से आपका अगर किए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है मुझे भी समझ में नहीं आया था, मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। सबसे लोएस्ट स्पीड पूछा था, सबसे मतलब कि लो स्पीड में कौन सा वर्क करता है, ठीक है। सबसे लो स्पीड में जो वर्क करता है वो क्या है, TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक। अगर वही पूछेगा सबसे फास्ट तो आपका ECL हो जाएगा, ठीक है। इसमें लोएस्ट पूछा था, आपका TTL हो जाएगा। और इसका प्रोपेगेशन डिले कितना होता है, 7 से 10 सेकेंड, ठीक है। सबसे फास्ट आपका ECL हो जाता है जिसका प्रोपेगेशन डिले कितना होता है, 1 से 4 नैनो सेकेंड। और TTL का पूछेगा तो 7 से 10 नैनो सेकेंड, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप में कितने स्टेट होते हैं, तो ये आपका 2 हो जाएगा और इसका इनपुट आपका 1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्किट को आइडेंटिफाई करना था। तो जिस भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो है इन फीडबैक में इनपुट और आउटपुट में अगर कैपेसिटर लगा होगा तो आपका इंटीग्रेटर सर्किट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटर, ठीक है। इंटीग्रेटर सर्किट आपका हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से एक सर्किट दिया था, इसको भी आइडेंटिफाई करना था कि किस तरह से सर्किट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्मेटिक ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। तो उसका इनपुट और आउटपुट क्या होगा, तो कोई भी आदर्श एम्पलीफायर जो होता है उसका इनपुट और आउटपुट जो है क्या होगा, इनफिनाइट होगा, ठीक है। इनका एक जो है 0 होता है, बाकी सारे जो इनपुट जो है इनफिनाइट होता है। उसके बाद PCB कॉपर कॉयल से अलग या मेकिंग में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था PCB मेकिंग में कौन सा केमिकल या जो है यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन था, यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, क्यूप्रिक क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था एक AM रिसीवर की जो है 6 किलोहर्ट्ज़ पर ट्यून किया जाता है। अगर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF 300 किलोहर्ट्ज़ है तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो आपको फार्मूला पता होगा कि जो है इसका फार्मूला क्या होता है, लोकल फ्रीक्वेंसी बराबर FS प्लस IF। तो इसको दोनों को जो जोड़ देना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 306 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद पूछा था
टीवी में कौन सा मॉड्यूलेशन का यूज़ होता है? तो टीवी ट्रांसमिशन के लिए जो मॉड्यूलेशन यूज़ होता है वो आपका एएम यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। थर्मोकपल का आउटपुट वोल्टेज पूछा था, ये भी अलग तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने गूगल में देखा तो 25 से 30 वोल्ट दिखा रहा है, बट उस तरह का ऑप्शन में था नहीं। तो इसका अगर किसी को राइट आंसर पता होगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। उसके बाद पूछा था किस प्रकार का स्ट्रेन गेज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो स्ट्रेन गेज होता है वो सबसे ज़्यादा यूजेज होती है, ठीक है। उसके बाद पूछा था सेल फोन क्या है? तो सेल फोन आपको पता होगा रेडियो ट्रांस रिसीवर होता है एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों इसका इस बार जो पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो इस तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है मान के चलिए 65 से 70 प्लस आपके आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं तो आपका जो चांस है स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट में आपका जो है बुलावा आ सकता है, बट आपका 60 है, 55 है तो बहुत कम उम्मीद है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन का पेपर टफ था तो शायद कम भी जा सकता है, बट एक एक्सेप्टेड कट ऑफ के मान के चलिए आपको 65 प्लस 65 और 70 के आसपास है तो आपका जो स्किल टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।